वेस्ट इंडीज के साथ दूसरे टेस्ट मैच के 5वें दिन का खेल भी खत्म हो गया और दिन भर जिस तरह से बारिश होती रही तो हम और आप सभी को बहुत ज्यादा निराशा हुई। इंडियन टीम के पास एक मौका था, अगर पूरे दिन का खेल होता तो शायद कुछ कर सकते थे, लेकिन बारिश ने तो इतना कोहराम मचाया कि मैच हो ही नहीं पाया, कुछ भी नहीं हो पाया। और बीच बीच में हालांकि कभी कभी बारिश रुकी और कुछ कवर्स हटे, और कल की कहानी तो यही हुई कि कवर्स आए कवर्स हटे, कवर्स आए कवर्स हटे, इसके अलावा कुछ हमें देखने को नहीं मिला और जबरदस्त निराशा हुई सभी को। और देखिए, अब इसके बारे में तो कोई कुछ कर नहीं सकता है क्योंकि बारिश के ऊपर किसका कंट्रोल है। हालांकि वेस्ट इंडीज जैसी टीम के साथ ये सीरीज सिर्फ 1-0 से जीतना इंडिया के लिए थोड़ा नुकसानदायक है, क्योंकि यहाँ पे हम उम्मीद कर रहे थे कि ये दोनों मैचेस जीत लेगी इंडियन टीम और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अपने पॉइंट सिक्योर कर लेगी। अगर ये किसी अच्छी टीम के साथ होता तो ये फायदा हो सकता था, लेकिन अब इसके बारे में कुछ किया नहीं जा सकता। अब पूरे टेस्ट मैच में तो खैर बात करने के लायक कुछ था ही नहीं। वेस्ट इंडीज की बोरिंग बैटिंग और इंडिया का प्रोएक्टिव अप्रोच, जिस तरह से उन्होंने फास्ट बैटिंग की और इन्होंने अच्छा टारगेट सेट किया वेस्ट इंडीज को चेस करने या वेस्ट इंडीज को आउट करने के लिए अपने आप को टाइम दिया, लेकिन टाइम इनको अल्टीमेटली मिल नहीं पाया। ठीक है, अब जो भी है हम इसमें मन महसूस करने के अलावा और कुछ कर नहीं सकते हैं ज्यादा। तो अब बात करें अगर कि इस दोनों टेस्ट मैच की सीरीज में इंडिया को क्या फायदा हुआ, तो इंडिया का फायदा देखिए, यशस्वी जायसवाल वाकई एक अच्छे ओपनर की तरह उभर के आया। हालांकि सेकेंड टेस्ट मैच में उसकी थोड़ी सी वीकनेसेस हमको पता चली हैं ऑफ स्टंप के बाहर, लेकिन ऑफ स्टंप के बाहर तो दुनिया के सारे बैट्समैन की वीकनेस होती है। अब इसके ऊपर उसको जरूर काम करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी टीमें जो हैं वो इसको देख रही होंगी और खासतौर पे जो अच्छी टीमें हैं, अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं, वो इस वीकनेस को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगे। तो अब वो देखा जाएगा जब आगे के मैचेस होंगे। मुकेश कुमार जो नया प्लेयर था, अब मुकेश कुमार के बारे में कुछ भी कहना बहुत ज्यादा मतलब इसके बारे में क्या क्रिटिसाइज करें या क्या करें। ठीक है, उसको जो भी मौका मिला उसने अपनी कोशिश की। हालांकि मुझे लगता है कि इस तरह की स्पीड वाले बॉलर्स जो हैं ये इंडिया के कुछ काम आने वाले नहीं है। ये मुकेश कुमार की जो बॉलिंग स्पीड है ये 130s में, ये इंग्लैंड के लिए तो ठीक हो सकती है, लेकिन बाकी और कहीं इसको कोई फायदा होने वाला नहीं है। क्योंकि अगर इंग्लैंड में जाके इसको स्विंग मिले तो ये कुछ कर सकता है, लेकिन बाकी किसी भी कंट्री में इसको कुछ बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। तो अब इसके लिए तो मुझे लगता है कि कोई रिप्लेसमेंट देखना ही चाहिए इंडियन टीम को। शुभमन गिल ने जो तीसरे नंबर पे खेलने का जो डिसीजन लिया और टीम मैनेजमेंट ने उसको मौका दिया, वो अनफॉर्चुनेटली शुभमन गिल ने भुनाया नहीं, और ये शुभमन गिल के लिए कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। क्योंकि अगर आप ये कहते हैं कि मैं मिडिल ऑर्डर का ही बैट्समैन हूं, तो ये टेम्परामेंट में ही आता है कि आप जब एक पूरे दिन आपकी टीम की बैटिंग करने के बाद बैठे रहें, तो जब आपकी बैटिंग आती है तो आप किस तरह से बैटिंग को अप्रोच करते हैं। वहां आप अगर फ्रस्ट्रेट होके आएंगे या आप फिर वही डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे पहली दूसरी बॉल से ही, तो फिर यही होगा जो इस वेस्ट इंडीज टीम की बॉलिंग के सामने हुआ है। और माइंड यू, ये वेस्ट इंडीज की टीम की बॉलिंग कोई बहुत अच्छी वर्ल्ड क्लास बॉलिंग नहीं थी। तो जब अच्छे बैट्समैन अच्छे बॉलर्स के सामने आप आएंगे तो आपको बहुत ज्यादा तकलीफ हो सकती है। तो अब ये शुभमन गिल ने खुद ही अपनी मुसीबत मोल ली है, तो इसको खुद ही उससे बाहर आना पड़ेगा। अपने टेम्परामेंट पे काम करने की जरूरत है। बाकी तो जडेजा और अश्विन के बारे में तो क्या बात की जाए, और अब अश्विन तो खैर ये टेस्ट मैच के बाद से अब वापस इंडिया चला गया। ईशान किशन ने जो डेब्यू किया, तो ईशान किशन की कीपिंग कोई बहुत ज्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं है। मुझे लगता है कि ये कीपर्स की जो खेप है इंडिया में, ये ऑलमोस्ट सभी एक जैसी ही गलतियां करते हैं, इनमें से कोई भी बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं है। हालांकि ऋषभ पंत ने अपनी कीपिंग पिछले 1-2 साल में काफी इंप्रूव की है, और वही मुझे लगता है कि बेस्ट कीपर भी है और बेस्ट कीपर बैट्समैन भी। तो बल्कि वो तो एज अ बैट्समैन भी खेल सकता है टेस्ट मैचेस में कम से कम। ऋषभ पंत जब वापस आएगा तो फिर देखना पड़ेगा कि ईशान किशन का क्या होगा। लेकिन ईशान किशन ने जो दूसरी पारी में जो बैटिंग की थी वो काफी अच्छा उसका प्रदर्शन था, तो उसके लिहाज से लगता है कि उसको 1-2 मौके और मिल सकते हैं। और ऋषभ पंत के आने के बाद फिर थोड़ा सा ये ऋषभ पंत को तो खैर कोई खतरा नहीं है उसकी पोजीशन के लिए, लेकिन ईशान किशन को थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा अपनी जगह बनाए रखने के लिए टीम में।
तो ये तो देखिए टेस्ट मैच का अपना रिव्यू कह लें अपन या कुछ भी कह लें, एनालिसिस कह लें। अब लेकिन जो शुरू होने वाला है वनडे सीरीज, उसके लिए बहुत ज्यादा मारामारी है टीम में। अब रोहित शर्मा तो देखिए कप्तान है। हाँ, इसके पहले रोहित शर्मा की बात करें तो रोहित शर्मा ने जो सेंचुरी लगाई और जो दूसरी पारी में अभी परसों जो बैटिंग की थी उसने, तो उसके साथ ही साथ अजिंक्य रहाणे का फेल होना, ये रोहित शर्मा के लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। क्योंकि अगर अजिंक्य रहाणे ने भी रन बना दिए होते तो रोहित शर्मा की साउथ अफ्रीका के दौरे के लिए टीम में कप्तानी के लिए कुछ खतरा हो सकता था। लेकिन अब अजिंक्य रहाणे ने रन नहीं बनाए यहां। अब ये देखिए, देखने वाली बात होगी कि अजिंक्य रहाणे को इंडियन टीम 50 ओवर वर्ल्ड कप की टीम में रखती है या नहीं। अगर मुझसे कहा जाए तो मैं ये कहूंगा कि श्रेयस अय्यर और ये जितने भी मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन के बारे में बात कर रहे हैं, उनसे बेटर अजिंक्य रहाणे रहेगा अगर वो फॉर्म में रहता है तो। और फॉर्म में ऐसा कुछ उसका हुआ नहीं है, अभी एक ही टेस्ट मैच में वो नहीं खेल पाया है। तो मुझे लगता है कि अजिंक्य रहाणे इज अ बेटर प्लेयर फॉर 50 ओवर वर्ल्ड कप इन इंडिया, क्योंकि यहां स्पिन के आगे सभी एक्सपोज होते हैं। श्रेयस अय्यर देखिए स्पिन को अच्छा खेलता है, लेकिन उसकी फिटनेस बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और यहां अगर वर्ल्ड कप में आपको 15 प्लेयर्स को ही डिक्लेयर करना है तो आप ऐसे प्लेयर को क्यों डिक्लेयर करना चाहेंगे जो कि अभी बहुत लंबे इंजरी ले ऑफ से आ रहा है और उसकी फिटनेस हमेशा क्वेश्चन में रहती है। कोई भरोसा नहीं है कि वो 2 मैच के बाद अनफिट हो जाए, फिर आप क्या करेंगे। और क्योंकि अभी देखिए कोई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, मतलब लंबा परफॉर्मेंस देके वो आया ही नहीं है। अभी तो वो अनफिट ही चल रहा है कितने दिनों से। लास्ट तो वो टेस्ट मैच खेला था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, उसके बाद उसने कुछ भी नहीं खेला है। तो ये मुझे लगता है कि अजिंक्य रहाणे मेरे हिसाब से तो 50 ओवर वर्ल्ड कप की टीम में होना चाहिए, लेकिन इतना प्रोएक्टिव अप्रोच इंडियन टीम लेती है या नहीं वो मुझे नहीं मालूम। दूसरी बात, एक डिबेट हमेशा रहता है कि हम क्या फ्यूचर की तरफ देख रहे हैं या पीछे की तरफ देख रहे हैं। अगर हम पुराने खिलाड़ियों को लेके आते हैं, देखिए ये सब बातें बहुत अच्छी लगती हैं बायलेटरल्स के लिए, या जब हम आगे से 5 साल आगे का सोच रहे हैं। इस टाइम वर्ल्ड कप है और वर्ल्ड कप में हमको बेस्ट टीम खिलानी चाहिए, चाहे हमारा बैट्समैन 45 साल का ही क्यों ना हो। अगर वो फिटनेस में बराबर है, अगर वो अच्छी तरह से दौड़ लेता है, अगर वो अच्छी तरह से कैचिंग कर लेता है, ग्राउंड में कहीं भी फील्डिंग कर लेता है, बाउंड्री पे, स्लिप में और सर्कल के अंदर, तो क्या प्रॉब्लम है। अजिंक्य रहाणे की टेक्निक तो बिल्कुल ही अनक्वेश्चनेबल है, आईपीएल में भी उसने शो किया है। तो मैं तो ये कहूंगा कि वो उसको खिलाना चाहिए 50 ओवर वर्ल्ड कप में। देखते हैं अभी क्या करते हैं ये। और अजिंक्य रहाणे से ज्यादा अच्छा स्लिप फील्डर तो आज भी इंडियन टीम में कोई नहीं है। जिस तरह से वो कैचेस पकड़ता है वैसा कोई भी मुझे फील्डर लगता नहीं है। यही होता है जब अजिंक्य रहाणे टीम में नहीं होता है तो विराट कोहली को स्लिप में खड़ा होना पड़ता है, और विराट कोहली की भी कैचिंग तो क्वेश्चनेबल है। ये इतनी जैसे स्टीव स्मिथ कैच पकड़ता है वैसे विराट कोहली नहीं पकड़ पाता है। देखते हैं क्या होता है। अब हार्दिक पांड्या भी टीम में आएगा ही ऑब्वियसली 50 ओवर की जो वनडे सीरीज अभी होने वाली है, और वो तो एज ए वाइस कैप्टन आ रहा है। लेकिन अगर हार्दिक पांड्या ने बॉलिंग नहीं की तो मेरे हिसाब से उसकी टीम में जगह नहीं बनती है। हार्दिक पांड्या को अगर वर्ल्ड कप की टीम में होना है तो उसे कम से कम 8 ओवर फेंकने के लायक होना चाहिए। वैसे तो जैसे 8 ओवर होते हैं वैसे ही 10 होते हैं, लेकिन ऑब्वियसली सिर्फ 2 ओवर फेंकने के लिए हार्दिक पांड्या को मैं टीम में नहीं ले सकता किसी भी हालत में। कि आप 50 ओवर वर्ल्ड कप में आप मैचेस खेल रहे हो और आप हर मैच में सिर्फ 2 ही ओवर डालोगे क्योंकि आपकी फिटनेस में प्रॉब्लम है, तो ये मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है। या तो फिर आप इतने एक्स्ट्रॉर्डिनरी बैट्समैन हो जैसे विराट कोहली और रोहित शर्मा, तो उसके बाद आपके 2 ओवर मुझे चलते हैं, क्योंकि इस तरह के बैट्समैन हमेशा हुआ करते हैं। हम हुआ करते थे हमारी टीम में सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, ये लोग, सुरेश रैना, ये लोग इसी तरह के बैट्समैन थे कि सिर्फ अपनी बैटिंग की दम पे ये टीम में थे, लेकिन ये सब 2-2, 3-3 ओवर डाल देते थे। कई बार तो इन लोगों ने ज्यादा ओवर्स भी डाले हैं। तो हार्दिक पांड्या का अगर बैटिंग में स्टेचर उस तरह का है, अगर उस तरह का परफॉर्मेंस है, तो मैं इसके 2 ओवर एक्सेप्ट करता हूं। लेकिन अगर आप बैटिंग में वो रन नहीं बना पाते हो, आपके ऊपर टीम उतना भरोसा नहीं कर सकती है कि आप हर दूसरे मैच में कम से कम 50 तो बनाओ, या फिर किसी मैच में आप इंडिया को अकेले पूरा मैच जिता के ले जाओ, सेंचुरी बनाओ, 80, 90, 100 रन, 150 रन, तो इस तरह का बैटिंग भी परफॉर्मेंस हार्दिक पांड्या का नहीं है। तो ये मुझे काफी क्वेश्चनेबल लगता है हार्दिक पांड्या का सिलेक्शन, अगर वो बॉलिंग नहीं करता है तो। ही हैज टू बी 100% फिट टू बॉल।
ही शुड बी एबल टू प्ले एज एन ऑलराउंडर। जब ऑलराउंडर की हम बात करते हैं तो उसको 10 ओवर फेंकने लायक होना चाहिए और उसके बाद उससे 30-40 रन की उम्मीद होनी चाहिए जब जरूरत पड़े। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो मेरी टीम में हार्दिक पांड्या की जगह नहीं होगी। उसके बाद तो देखिए मारामारी है। अब मैं हमेशा ये कहता हूं कि अक्षर पटेल को 50 ओवर की टीम में होना ही चाहिए। अभी हालांकि उसको तो टेस्ट टीम में भी होना चाहिए था। अब आप बिना प्रैक्टिस के उसको ले जा रहे हैं, बिना मैच प्रैक्टिस के। अब वहां पे इसको जडेजा और अक्षर पटेल, मेरे ख्याल से इन दोनों को खेलना चाहिए। अगर हार्दिक पांड्या बॉलिंग करता है तो फिर 2 फास्ट बॉलर्स के साथ हार्दिक पांड्या और फिर हम जडेजा और अक्षर पटेल दोनों को खिला सकते हैं। और फिर उसके बाद हम ये देख सकते हैं कि हमें कुलदीप यादव को खिलाना है या नहीं। कुलदीप यादव और यजुवेंद्र चहल, अब मुझे लगता है कि इन दोनों की जोड़ी का एक साथ खेलना थोड़ा सा मुश्किल है। कुलदीप यादव अगर अच्छी बॉलिंग करता है तो कुलदीप यादव होना चाहिए। यजुवेंद्र चहल को भी मौके कंपैरेटिवली कम ही मिलते हैं। तो अब देखते हैं क्या करती है इंडियन टीम। वनडे सीरीज अभी 27 से शुरू होने वाली है, तो देखेंगे, मजेदार मैचेस होंगे। क्योंकि यहां पे वेस्ट इंडीज तो फाइट करेगी, क्योंकि वनडे और T20 के तो ये भी बल्ला घुमाने में उस्ताद हैं। तो देखा जाएगा, मजेदार मैचेस होने वाले हैं। मिलेंगे मैचेस के दौरान। आई एम विकास सक्सेना, द बायस्ड एनालिस्ट। थैंक यू सो मच।